हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे थे आपसे कि जो स्ट्रक्चर है किसका, वायुमंडल का, वो किस प्रकार से है। इन सब चीज़ों की हम आपसे बात कर रहे थे और आज हम इस टॉपिक को बस जो वायुमंडल वाला जो संरचना है इसको हम अंतिमता की ओर लेकर के चलेंगे, समाप्त की ओर लेकर के चलेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं उस संरचना से पहले हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इससे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इससे पहले हमने जनरल इंट्रो पढ़ा था। और अब हम ये मानिए कि हमारा यह टॉपिक समाप्ति की ओर चल रहा है। समाप्ति का मीन्स है कि हम चौथे मंडल पर पहुंच गए हैं और चौथे मंडल की यदि हम बात करते हैं आपसे तो हमारे पास में आयनोस्फीयर आ रहा था, जिसकी चर्चा हमने कल की क्लास में भी काफ़ी की थी और आज पुनः इसको अपन रनिंग देते हैं। यह टॉपिक पिछली कक्षा में ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन महाविद्यालय में एग्ज़ाम का सेंटर होने की वजह से इस टॉपिक को बीच में रोकना पड़ा। तो आज हम इसको समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि सबसे इस आयन मंडल का अंतिम, जहाँ कल की क्लास को हमने पिछली क्लास को ड्रॉप किया था कि आयन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है और 95 यानी 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह टेम्परेचर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है ना। इसके आगे हम बढ़ा रहे हैं आयन मंडल आयन मंडल पृथ्वी के द्वारा आयन मंडल पृथ्वी के द्वारा प्रेषित यानी भेजी जाने वाली, प्रेषित का मीन्स होता है यानी भेजी जाने वाली, प्रेषित क्या, प्रेषित प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः, यानी आयन मंडल के द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः आयन मंडल के द्वारा, यानी आयन मंडल में पृथ्वी द्वारा प्रेषित, आयन मंडल में पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। देखिए आप वायुमंडल के द्वारा, यानी या वायुमंडल में पृथ्वी द्वारा प्रेषित, वायुमंडल में पृथ्वी द्वारा प्रेषित यानी भेजी हुई, वायुमंडल में
पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। किसमें? आयन मंडल में पृथ्वी के द्वारा प्रेषित का मतलब भेजी जाने वाली, पृथ्वी से भेजी जाने वाली, यानी आयन मंडल में पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। पुनः वह तरंगे रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, यानी पृथ्वी के द्वारा, यानी जो रेडियो तरंगे होती हैं उन रेडियो तरंगों का यहाँ से प्रेषित कर दिया जाता है। कहाँ से प्रेषित कर दिया जाता है? यानी पृथ्वी से रेडियो तरंगों को प्रेषित कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? रेडियो तरंगों को प्रेषित कहाँ कर दिया जाता है? यानी आयन मंडल में। लेकिन वह तरंगे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कहाँ से? आयन मंडल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी पुनः परिवर्तित हो जाती हैं वह रेडियो तरंगे। अगला फैक्ट है कि आयन मंडल में आयन मंडल में हम बात करें किसके? हम बात कर रहे हैं आपसे आयन मंडल की, कि आयन मंडल में हवा, विद्युत आवेशित, यानी आयन मंडल में हवा विद्युत आवेशित, क्या विद्युत आवेशित होती है? विद्युत आवेशित होती है इसलिए वायु कणों में विद्युत आवेशित होती है, इसलिए वायु कणों में विद्युत विसर्जन होता है, यानी इसलिए वायु कणों में विद्युत विसर्जन होता है। इसलिए विद्युत कणों में, वायु कणों में विद्युत विसर्जन होता है और उनमें चमक उत्पन्न होती है। विद्युत और उनमें क्या उत्पन्न होती है? और उनमें चमक उत्पन्न
उत्पन्न होती है और उनमें चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? और उनमें चमक उत्पन्न होती है। देखिए, आयन मंडल में हवा विद्युत आवेशित होती है। क्या होती है? यानी हवा विद्युत आवेशित होती है। हवा में विद्युत के कण होते हैं। हवा विद्युत आवेशित होती है, इसलिए कणों में विद्युत विसर्जन होता है। जो कण होते हैं इसलिए वायु कणों में विद्युत का विसर्जन होता है। क्या होता है? विसर्जन होता है, यानी वह वायु के कण विद्युत का विसर्जन करते हैं। किसका विसर्जन करते हैं? विद्युत का विसर्जन करते हैं। और उन विसर्जन होने के कारण से ही वायु में क्या उत्पन्न होती है? वायु में चमक उत्पन्न होती है। वायु में क्या उत्पन्न होती है? वायु में चमक उत्पन्न होती है। किसके कारण से? यानी वायु कणों में विद्युत का विसर्जन होता है। विद्युत कणों का त्यागना, विद्युत कणों का विसर्जन होता है और उनके विसर्जन होने के कारण से ही वायु में चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? यानी विद्युत कणों के विसर्जन होने के कारण से ही वायु में क्या उत्पन्न होती है? वायु में चमक उत्पन्न होती है। अगला फैक्ट है, सूर्य के बाहरी सतह पर कौन से धब्बे? यानी काले धब्बे। कौन से धब्बे? काले धब्बे होने के कारण उत्पन्न कुछ सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जो
देखिए, सूर्य के बाहरी सतह पर काले धब्बे होने के कारण उत्पन्न कुछ सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जो वायुमंडलीय घर्षण के कारण तीव्र प्रकाशित होती हैं, जो वायुमंडलीय घर्षण के कारण से तीव्र प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार की ज्योतियाँ, ये सौर ज्योतियाँ हैं ना, इस प्रकार की ज्योतियाँ इस प्रकार की ज्योतियाँ ध्रुव पर दिखाई देती हैं। यानी इस प्रकार की जो ज्योतियाँ हैं ना, वह इस प्रकार की ज्योतियाँ कहाँ पर दिखाई देती हैं? इस प्रकार की ज्योतियाँ ध्रुव पर दिखाई देती हैं। देखिए, सूर्य के बाहरी सतह पर क्या होते हैं? ब्लैक स्पॉट होते हैं, काले धब्बे होते हैं। यानी सूर्य के जो बाहरी सतह है, उस सूर्य की बाहरी सतह पर क्या होते हैं? सूर्य की बाहरी सतह पर काले धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? काले धब्बे होते हैं। यानी सूर्य की बाहरी सतह पर काले धब्बे होने के कारण से वहाँ से क्या उत्पन्न होती हैं? वहाँ से यानी क्या उत्पन्न होती हैं? सौर ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं। कौन सी ज्वालाएँ? सौर ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं। सौर ज्वालाएँ पृथ्वी, और यह यानी काले धब्बे हैं, काले धब्बे होने के कारण से सौर ज्वालाएँ उत्पन्न हो जाएंगी। वह सौर ज्वालाएँ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी। कहाँ से? आयनमंडल से। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ से? आयनमंडल से प्रवेश कर जाती हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी। जो वायुमंडलीय घर्षण के कारण से, यानी जो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण से, जो एटमॉस्फेयर जो फ्रिक्शन है, उस एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण से, वायुमंडलीय घर्षण के कारण से तीव्र प्रकाशित होने लग जाती हैं। वह तीव्र प्रकाशित होती हैं, यानी प्रकाशमान हो जाती हैं, प्रकाशमान हो जाती हैं। इस प्रकार की ज्योतियाँ पोलर पर दिखाई देती हैं। इस प्रकार की ज्योतियाँ ध्रुव पर दिखाई देती हैं। कहाँ पर दिखाई देती हैं? इस प्रकार की ज्योतियाँ ध्रुव पर दिखाई देती हैं। कहाँ पर दिखाई देती हैं? ध्रुव पर दिखाई देती हैं। तो आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बाहर लेके आ रहे हैं कि सूर्य के बाहरी सतह पर क्या है? काले धब्बे। सूर्य के बाहरी सतह पर काले धब्बे होने के कारण से जो सौर ज्वालाएँ हैं, वह सौर ज्वालाएँ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। जो वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण से, जो वायुमंडलीय घर्षण के कारण से तीव्र प्रकाशित होती हैं। जो वायुमंडलीय घर्षण होता है, उस वायुमंडलीय घर्षण के कारण से क्या होती हैं? तीव्र प्रकाशमान हो जाती हैं। और इस प्रकार की प्रकाशमान ज्योतियाँ पोलर यानी अर्थात ध्रुव पर दिखाई देती हैं। कहाँ पर दिखाई देती हैं? ध्रुव पर दिखाई देती हैं। अब देखिए, हम उन ज्योतियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किन की बात कर रहे हैं?
हम उन ज्योतियों की बात कर रहे हैं कि वो ज्योतियाँ कौन सी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, हम उन ज्योतियों की बात करें आपसे तो देखिए अगला फैक्ट है यानी उत्तरी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ज्योति को यानी दो प्रकार की ज्योतियां होती हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है और दूसरी दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है। एक तो उत्तरी ध्रुव पर और दूसरी दक्षिणी ध्रुव पर, यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ज्योतियां, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ज्योति उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ज्योति उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली जो ज्योति है यानी बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ज्योति बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाले ज्योति यानी दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाली जो ज्योति है वह अपने पास में आती है कि जो दक्षिणी ध्रुव पर है अरोरा ऑस्ट्रालिस, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहलाएगी वह ज्योति, वह ज्योति कहलाएगी अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहेंगे, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अर्थात अरोरा ऑस्ट्रालिस। अब इन दोनों ज्योतियों की हम बात करते हैं, कौन सी ज्योति की, उत्तरी ध्रुव वाली ज्योति की और दक्षिणी ध्रुव वाली ज्योति की। इन दोनों की बात करें तो देखिए अपन कि एक तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित ज्योति जिसको हम कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और एक दक्षिणी ध्रुव पर जो ज्योति है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। तो दो प्रकार की ज्योतियां हैं। उत्तरी ध्रुव वाली जो ज्योति आती है, उस उत्तरी ध्रुव वाली ज्योति को तो हमने क्या कहा है, अरोरा बोरियालिस कहा है, और दक्षिणी ध्रुव वाली ज्योति को हमने क्या कहा है, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा है। अब देखिए, इसी आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को हमने कुछ उप विभागों में बांटा है, कुछ परतों में बांटा है। हम उनकी आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं कि वह परतें कौन कौन सी हैं जिनमें अपन बांट रहे हैं। देखिए, बात करें कि आयन मंडल अनेक आयनीकृत परतों में क्या है, परतों में विभाजित है। आयन मंडल अनेक आयनीकृत परतों में क्या है, आयन मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभाजित है। कौन सा मंडल, हम आयन मंडल की बात कर रहे हैं। यही आयन मंडल अनेक जो आयनीकृत परतें हैं, उन्हीं आयनीकृत परतों में क्या है, उन्हीं आयनीकृत परतों में विभाजित है। तो हम कौन कौन सी वह परतें हैं जिनमें यह मंडल विभाजित है। कौन सा मंडल, यह आपका आयन मंडल विभाजित है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उसकी आपसे बात करता हूँ। पहला हमारे पास में जो मंडल आ रहा है, वह मंडल आ रहा है, कौन सा मंडल, यानी इसका 1 नंबर का मंडल आ रहा है। तो हम उसको कहेंगे अंग्रेजी के कौन से सिंबल से, डी मंडल। उस मंडल को हम यदि सिंबल देंगे तो हम सिंबल कौन सा देंगे, डी मंडल। कौन से मंडल का हम सिंबल ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम उसको कह रहे हैं डी मंडल। कौन सा मंडल, डी मंडल। अब देखिए, डी मंडल की मैं सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ विस्तार की। इसका विस्तार कहाँ तक है, डी मंडल कहाँ से, ओजोन मंडल, सॉरी आपका जो आयन मंडल है, इस आयनोस्फीयर में कहाँ से प्रारंभ होता है, तो यह प्रारंभ होता है 80 किलोमीटर से। कहाँ से, 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक, यानी डी मंडल। आयन मंडल में जो आयनीकृत मंडल हैं, उनमें पहला आयन मंडल का पहला उपमंडल आ रहा है डी मंडल, डी लेयर। ये कहाँ तक है, यदि मैं डी लेयर की आपसे बात करूं तो डी लेयर कहाँ तक है, यह है हमारे पास में 99 किलोमीटर तक। कहाँ तक है, यह हमारे पास में आ रहा है 99 किलोमीटर तक। कौन सा परत है, वायुमंडल में हमारे पास में परत आ रही है, डी मंडल का विस्तार आ रहा है। कौन सा मंडल, डी मंडल का विस्तार आ रहा है। यानी अगला इसका फैक्ट आ रहा है हमारे पास में डी। कौन सा, डी, डी परत या डी मंडल, डी परत दीर्घ तरंग दैर्ध्य, दीर्घ तरंग दैर्ध्य, दीर्घ तरंग दैर्ध्य ओब्लिक या
देखिए न्यून आवर्तन या कौन सा, या न्यून आवर्तन यानी न्यून फ्रीक्वेंसी या न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का वाली कौन सी, न्यून आवर्तन वाली रेडियो तरंगों का वाली क्या, रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, क्या करती है, यानी परावर्तन करती है न्यून आवर्तन वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, अर्थात निम्न आवृत्ति वाली, अर्थात कौन सी आवृत्ति, अर्थात निम्न आवृत्ति वाली, अर्थात निम्न आवृत्ति वाली सिग्नल्स को सोख लेती है, आवृत्ति वाली सिग्नल्स को सोख लेती है, को सोख लेती है। देखिए यानी आयन मंडल में अनेक आयनीकृत प्रत्यय हैं, किसमें, आयन मंडल में। जब आयन मंडल में अनेक क्या हैं, जब अनेक आयनीकृत प्रत्यय हैं, आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल में अनेक आयनीकृत प्रत्यय हैं। जब अनेक आयनीकृत प्रत्यय हैं आयन मंडल में, तो सबसे पहली परत कौन सी आती है, डी लेयर, डी परत आती है, यानी डी परत आती है, ठीक है। तो डी जो परत है उसका विस्तार है 80 किलोमीटर से लेके और 99 किलोमीटर तक है। कहाँ पर, इस आयन मंडल में, यानी 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। डी परत दीर्घ तरंग दैर्ध्य अथवा न्यून आवर्तन वाली रेडियो तरंगों का, न्यून आवर्तन यानी न्यून आवृत्ति वाली, लो फ्रीक्वेंसी वाली, न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं। यानी यानी ये जो डी परत है ये न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का क्या करती है, ये रिफ्लेक्शन करती है। न्यून आवृत्ति उनकी न्यून होती है, यानी लो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी, अर्थात निम्न आवृत्ति वाली सिग्नल्स को सोख लेती है। अर्थात जो निम्न आवृत्ति वाली जो सिग्नल्स होती हैं, यानी जो संकेत होते हैं, उनको क्या कर लेती है,
उनको सोखने का कार्य भी करती है। कौन सी परत करती है? आपकी डी लेयर के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? डी लेयर के द्वारा। अगला फैक्ट है इसी का ही कि डी लेयर, डी परत सूर्यास्त के साथ ही समाप्त के साथ ही क्या हो जाती है? सूर्यास्त। जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे डी लेयर क्या होती है? वैसे ही डी लेयर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि यह सूर्य के विकिरण से क्योंकि यह संबंधित क्योंकि यह सूर्य के विकिरण से संबंधित होती है। कौन सी विकिरण से संबंधित होती है? क्योंकि यह सूर्य के विकिरण से संबंधित होती है। डी परत सूर्यास्त के साथ ही क्या हो जाती है? सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाती है। यह सूर्य के विकिरण से संबंधित होती है। क्यों? देखिए आप, क्योंकि सूर्य की विकिरणों के द्वारा ही इसमें क्या होता है? यानी यह इस परत का अस्तित्व रहता है। और जैसे ही सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूर्य धीरे धीरे अस्त हो जाता है, तो इस परत का भी जो उपस्थिति है, इस परत की भी जो उपस्थिति है, तो इस परत की उपस्थिति भी क्या हो जाती है? इस परत की उपस्थिति भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे डी लेयर की समाप्ति हो जाती है। तो हम जो डी लेयर की बात कर रहे हैं आपसे, यदि इस डी लेयर की यदि हम बात करें तो डी परत का विस्तार जो होता है आयन मंडल में वो कहाँ तक होता है? वो 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक होता है। 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक होता है। पानी का जग देख लिया हो ना, पानी का जग 99 किलोमीटर तक होता है। अर्थात 80 से 99 इसका विस्तार जो आयन मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि डी परत दीर्घ तरंग दैर्ध्य अथवा न्यून आवर्तन वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। यानी जो न्यून आवर्ती वाली, कौन सी? जो न्यून आवर्ती वाली रेडियो तरंगे होती हैं उनको रिफ्लेक्शन करने का कार्य करती है, लेकिन उनकी आवर्ती लो होती है, लो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी, उनको आवर्तित यानी उनको परावर्तन करने का कार्य करती है। कौन सी परत करती है प्यारे विद्यार्थियों? यह करती है आपकी डी लेयर के द्वारा किया जाता है। जो ओजोन जो आपके आयन मंडल में अनेक आयनीकृत परतें स्थित हैं, कौन सी? यानी आयनीकृत परतें स्थित हैं, अर्थात निम्न आवर्ती वाली सिग्नल्स जो होते हैं उनको ये सूखने का कार्य करती है। डी परत जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है तो सूर्यास्त के साथ साथ ये परत भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारा आयन मंडल चल रहा था,
तो ये सारी जानकारी हमारे पास में आयन मंडल की थी। आयन मंडल की हमने आयनीकृत कुछ परतें हैं उनके बारे में बात की। तो पहली परत आगे डी, अब मैं डी परत से आगे ऊपर लेके बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। देखिए, हम आयन मंडल की बात कर रहे थे। तो आयन मंडल एक आयनीकृत परत है जिसके बारे में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की है। यदि इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ यदि हम इसी के साथ साथ बात करें तो आगे जो हमारे पास में जो आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की जो आयनीकृत परतें हैं वह परतें आती हैं। उनमें से हमने पहले आयनीकृत परत पढ़ ली, डी परत। अब हमारे पास में दूसरी जो आयनीकृत परत आ रही है वह आ रही है ई परत। कौन सी परत की बात करूं? यानी मेरे पास में जो दूसरी परत आ रही है वह परत आ रही है, कौन सी परत भाई? ई परत आ रही है। अब मैं ई परत के आपके पास में फैक्ट की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करें। देखिए, इसका पहला फैक्ट आता है धरातल से ई परत की ऊंचाई धरातल से ई परत की ऊंचाई, कौन सी परत की ऊंचाई? जो ई परत है इसकी ऊंचाई 99 से 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। 99 से 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। कौन सी परत की ऊंचाई? आयनोस्फीयर में जो ई परत है इसकी ऊंचाई 99 से 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला फैक्ट इसी का है डी परत की अपेक्षा ई परत
अधिक सुस्पष्ट एवं यानी डी परत की अपेक्षा ई परत अधिक सुस्पष्ट है, अधिक सुस्पष्ट है, अधिक सुस्पष्ट है। हम बात कर रहे हैं कौन से परत की अपेक्षा? हम बात कर रहे हैं डी परत की अपेक्षा। कौन से परत की अपेक्षा? हम आपसे बात कर रहे हैं ई परत की अपेक्षा, यानी डी परत की अपेक्षा ई परत अधिक सुस्पष्ट है। यानी जितने स्पष्ट हमारे पास में कौन सी परत नहीं है, जितने स्पष्ट हमारे पास में डी परत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा स्पष्ट हमारे पास में कौन सी परत है? हमारे पास में यानी ई परत है। ठीक है ना? जितने स्पष्ट हमारे पास में यानी आपकी डी परत नहीं है, उससे कहीं अधिक स्पष्ट हमारे पास में कौन सी परत आती है? ई परत आती है। यानी स्पष्टता इसकी डी परत की अपेक्षा अधिक है। आगे हम आपसे बात करते हैं कि यदि हम आगे की बात करें तो आगे इसी परत की हम बात करें ई परत द्वारा ई परत द्वारा रेडियो की ई परत द्वारा रेडियो की मध्यम तथा लघु तरंगों, मध्यम तथा लघु तरंगों, मध्यम तथा लघु तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन होता है। यानी धरातल की ओर परावर्तन होता है। देखिए आप, ई परत द्वारा रेडियो की मध्यम तथा लघु तरंगे, कौन सी तरंगे? एक तो मध्यम यानी मिडवल, और एक लघु यानी मध्यम तथा लघु तरंगों का धरातल की ओर जो परावर्तन होता है, यानी धरातल की ओर जो परावर्तन होता है, वह परावर्तन यानी किस रूप में होता है? एक तो मध्यम तरंगों के रूप में और एक होता है लघु तरंगों के रूप में। किस रूप में? एक तो लघु तरंगों के रूप में और एक कौन सी तरंगों के रूप में? एक होता है मध्यम तरंगों के रूप में। अर्थात ई परत से सूर्य अर्थात ई परत से जो रेडियो की जो तरंगे हैं, एक तो मध्यम प्रकार की और एक लघु प्रकार की, दो प्रकार की मैं बात कर रहा हूं कि जो रेडियो तरंगे हैं
उनका एक तो मध्यम प्रकार और एक लघु प्रकार, उसका जो रिफ्लेक्शन होता, वो जो परावर्तित होती हैं वह परावर्तित यानी धरातल की ओर मध्यम और लघु तरंगों के रूप में होती हैं। यानी ई परत को, कौन सी परत को, ई परत को, कौन सी परत को, ई परत को, ई परत को केनली हेविसाइड, केनली हेविसाइड, केनली कौन सी, केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं, परत भी कहते हैं। देखिए, यानी हम आपसे बात करें कि जो आपकी ई परत है ना, ई परत के हम एक नाम की ओर आपसे बात करते हैं, तो इस परत को क्या कहते हैं, केनली, कौन सी, केनली हेविसाइड परत, कौन सी, केनली, केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। यानी ई परत का जो एक उपनाम है उस परत को कहते हैं केनली हेविसाइड परत, केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। ठीक है जी। यानी इस परत का क्या है हमारे पास में, इस परत का उपनाम है, क्या है, उपनाम है। अगला फैक्ट है ई परत की ई परत की उपस्थिति ई परत की उपस्थिति वायुमंडल में, ई परत की उपस्थिति ई परत की उपस्थिति, ऐसे लिख दो ना इसको, ई परत की उपस्थिति का, ई परत की उपस्थिति का कारण वायुमंडल में ई परत की उपस्थिति का कारण क्या, वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन व क्या, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन व में उपस्थित
में उपस्थित ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के परमाणु की क्या के परमाणु की यानी के परमाणु की पराबैंगनी के परमाणु की सूर्य पर यानी सूर्य पर परमाणु पर सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया है। ठीक है ना। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के परमाणु की, कौन से परमाणु? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणु पर सूर्य की के परमाणु पर सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया है। देखिए आप, ई परत की उपस्थिति, कौन सी परत की? ई परत की उपस्थिति का कारण कि ई परत की उपस्थिति वायुमंडल में क्यों है। देखो आप फैक्ट को क्लियर करिए प्यारे विद्यार्थियों। ई परत की उपस्थिति का कारण वायुमंडल में, यानी ई परत की उपस्थिति का कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के परमाणु पर, यानी वायुमंडल में उपस्थित किसके परमाणु? एक तो ऑक्सीजन के परमाणु और दूसरे किसके परमाणु? नाइट्रोजन के परमाणु। एक तो ऑक्सीजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साथ किसके परमाणु? नाइट्रोजन के परमाणु पर, यानी एक तो ऑक्सीजन के परमाणु और एक नाइट्रोजन के परमाणु पर, यानी उन परमाणुओं पर, किन पर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो हम पढ़ के आए हैं स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले भाग में, यानी के परमाणु पर सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया, रिएक्शन, कि सूर्य की जो पराबैंगनी फोटॉन्स है, यानी सूर्य की जो पराबैंगनी फोटॉन्स हैं, अर्थात सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की क्या है? प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया होने के कारण से, और वायुमंडल में किसके परमाणु उपस्थित हैं? एक तो ऑक्सीजन के परमाणु और दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु, दो परमाणु उपस्थित हैं। एक तो ऑक्सीजन के परमाणु और एक नाइट्रोजन के परमाणु, यानी दो परमाणु हमारे पास में उपस्थित हैं। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के परमाणु पर सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया? सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया किसके परमाणु पर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु पर। ठीक है ना। यानी इन दोनों की क्या है हमारे पास में? प्रतिक्रिया है। ठीक है जी।
इन दोनों की